चलो, वेरी गुड डे टू एवरीवन एंड आई गेस थोड़ा सा आज सही नहीं हो रहा है वीडियो, बट ठीक है, वी विल रिकॉर्ड एज इट इज. सो वी हैव डन जॉब वर्क. ठीक है, महक यू विल गेट टुडे द जॉब वर्क का बैकअप. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद येट अनदर चैप्टर दैट इज टीडीएस टीसीएस. मैम कहीं पे टीडीएस टीसीएस सुना तो है, कहाँ पे सुन के रखा है? सेम वी हैव द कॉन्सेप्ट इन डीटी ऑल्सो. कॉन्सेप्ट वही सेम है कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो जाना चाहिए या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो जाना चाहिए. द कॉन्सेप्ट इज एंटायरली सेम. अब ये जो चैप्टर है दैट इज टीडीएस टीसीएस, मैम ये कितना इंपॉर्टेंट है? यस, इट इज इम्पोर्टेंट. क्या मैम इंडिविजुअली क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस. मैम क्या ये 4 to 5 मार्क्स का हो सकता है? यस. मैम क्या ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस. आप समझ रहे हो, इट कुड बी इन क्वेश्चन नंबर 1 बिकॉज टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स. तुम्हारा टैक्स कहाँ है? सोर्स पे डिडक्ट हो चुका है. मैम मतलब सपोज योर पेबल, जीएसटी पेबल इज कमिंग टू बी 1 लाख. सपोज तुम्हारा जीएसटी पेबल कितना आ रहा है? 1 लाख पे करने को आ रहा है, बट ऑलरेडी डिडक्टेड कितना है? ऑलरेडी डिडक्टेड इज 15,000. तो कितना पे करोगे? 85,000. मतलब अगर क्वेश्चन में दिया है टीडीएस डिडक्शन ऑलरेडी डन, तो यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट ऑफ टीडीएस डिडक्शन. मैम इसमें कोई अमेंडमेंट? नो, कोई अमेंडमेंट लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं था, इस अटेम्प्ट में भी नहीं है, इससे प्रीवियस अटेम्प्ट में भी कोई अमेंडमेंट नहीं था, बिकॉज दिस चैप्टर वाज एंटायरली इंक्लूसिव. ये चैप्टर ही पूरा एक है. तो टीडीएस टीसीएस बड़ा चैप्टर है? बिल्कुल भी नहीं, छोटा सा चैप्टर है, वेरी सिंपल, इजी भी है एंड यू विल अंडरस्टैंड. अब मैम टीडीएस एंड टीसीएस से पहले टीसीएस पे आ जाते हैं. क्यों टीसीएस पे आने को बोल रही हूँ? ज्यादा इजी टीसीएस है और छोटा भी टीसीएस है. टीसीएस मतलब मैम टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. टीसीएस का मतलब क्या है? टैक्स कलेक्शन एट सोर्स. मैम इज एवरीवन, जैसे कल हमने किया था ना, मैंने पहले एक बार पूरा बोल के समझाया था, अभी वैसे ही करेंगे, वो ज्यादा समझ में आता है. मैम टीसीएस कलेक्शन, इज इट रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन टू डू? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग मैम, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. आप आके वर्चुअल से कुछ गायब हो रहे हो मैम. और इशू यही तो आ रहा है कि आज मीटिंग सही स्टार्ट नहीं हो रही है, वो बार बार फ्लक्चुएशन हो रहा है. तो मैंने दूसरे ब्राउजर में मीटिंग स्टार्ट की, तो ये मीटिंग स्टार्ट हुई है, नहीं तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही जूम में. दैट इज द रीजन इट इज हैपनिंग. तो वही तो मैंने स्टार्टिंग में बोला, वीडियो इज नॉट प्रॉपर टुडे, बट फिर भी वी विल कंटिन्यू एटलीस्ट विद द स्टडीज. ठीक है, या तो मैं वीडियो ऑफ कर देती हूँ, पर मुझे भी वो कंफर्टेबल इतना लगता नहीं है. शुड आई स्विच ऑन द वीडियो कि ऑफ कर दूं? न्यू कर दो. न्यू का मैं मतलब क्या समझूं? This is fine, ma'am. No, ma'am, also okay. ठीक है. चलो, तो व्हेन इट कम्स टू मैम टीसीएस, क्या मैम टीसीएस सबको डिडक्ट कलेक्ट करना है? नहीं. सबसे पहली चीज, टीसीएस सबको कलेक्ट नहीं करना होता है. मैम किसको कलेक्ट करना है टीसीएस? लिंकेज, लिंकेज, लिंकेज. टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर. Only ECO is required to collect the ECA. क्या TCS? मैम हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को ये कलेक्ट करना है क्या? नहीं, बट ECO को करना है. अभी ये समझो मैम, ECO को इफ TCS कलेक्ट करना है तो क्या रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ेगा? मैम फिर से रजिस्ट्रेशन पे आ गए. कल भी तो जॉब के केस में आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, याद आया? आज भी करते हैं. सेम बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टैक्स का कलेक्शन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको क्या करना है? टैक्स का कलेक्शन करना है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. मैम कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं. मैम जरूरी है हर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स का कलेक्शन करेगा? वो भी जरूरी नहीं है. तो मैम करना क्या है? पहला तो सिर्फ दिमाग में एक ही वर्ड डालो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स. और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, whosoever, whatsoever इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स, उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी. उसका रजिस्ट्रेशन भी क्या है? मैंडेटरी. इतना समझ में है?
2 चीज। अब मैम कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो सकते हैं? सबसे पहले सपोज आई एम सेलिंग गुड्स, मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स सेल कर रही हूँ मेरी वेबसाइट से। आई एम ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ना। व्हेन आई एम सेलिंग द गुड्स फ्रॉम माय वेबसाइट, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हूँ। फ्रॉम ओन वेबसाइट खुद ही सेल कर रही हूँ, खुद ही पेमेंट कलेक्ट कर रही हूँ, तो क्या खुद ही का टीसीएस कलेक्ट करूंगी? ऑब्वियसली नो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो खुद के पोर्टल पे काम करते, खुद के वेबसाइट पे काम करते, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू कलेक्ट देयर टीसीएस। ठीक है। दूसरा, मैम एलआईसी वगैरह हमने देखा है, वो कंपेयर करते ना पॉलिसी बाजार में। सपोज मुझे एलआईसी लेना है, मुझे मेडिक्लेम लेना है, एक एग्जांपल ले रही हूँ, एलआईसी एंड मेडिक्लेम जस्ट अ प्रोडक्ट जिसका मैं एग्जांपल ले रही हूँ। सपोज मैम पॉलिसी बाजार तो सिर्फ कंपैरिजन करवाता है कि प्रीमियम का कंपैरिजन कर लो कि यहाँ कितना प्रीमियम लगेगा एंड व्हाट विल बी द प्रीमियम एट अदर स्टेज, कंपेयर कर लिया। सपोज आई चूज एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, मैंने कंपेयर भी किया, कंपेयर कर, आई एम चूजिंग, मुझे एच पॉलिसी बाजार, चूज किसको कर रहे हो? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस को। सपोज आई एम अबाउट टू पे, मैं पे कर रही हूँ लेकिन पेमेंट एचडीएफसी को जाएगा, लाइफ किसको नहीं जाएगा? पॉलिसी बाजार को नहीं जाएगा। वो सिर्फ कंपैरिजन के लिए उसने कंपैरिजन करवाया, तुमने एचडीएफसी चूज कर लिया। आफ्टर चूजिंग एचडीएफसी, अब तुम जब पे कर रहे हो, किसको पे कर रहे हो मैम? एक्चुअल गेटवे पेमेंट का किसका खुलेगा? एचडीएफसी का ही खुलेगा। डायरेक्ट पेमेंट उसको जाएगा, जो भी कमीशन होगा पॉलिसी बाजार का वो कौन दे देगा? एचडीएफसी। अब एक चीज बताओ, पॉलिसी बाजार इज हेल्पिंग मी टू सेल द थिंग्स, पॉलिसी बाजार मुझे सेल करने के लिए हेल्प कर रहा है, पर पेमेंट वो है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, बट इज इट कलेक्टिंग द पेमेंट? वो पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहा। मतलब क्या मैम यहाँ टीसीएस होगा? नहीं। तो समझो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सेल करने में हेल्प कर रहा है एंड साथ में कंसिडरेशन कौन कलेक्ट कर रहा है? कंसिडरेशन भी वही कलेक्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। कैन आई से अमेजॉन? अब अमेजॉन पे आते हैं। अमेजॉन से मैम मैं सेल करती हूँ लेकिन पेमेंट भी अमेजॉन ही कलेक्ट करता है। मैं सेल कर रही हूँ अमेजॉन से और पेमेंट भी कौन कलेक्ट कर रहा है? अमेजॉन। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑफ कर दिया। मैम सेल कर रही हूँ मैं कहाँ से? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से सेल कर तो रही हूँ, पता है क्या हो रहा है? साथ साथ में अमेजॉन ही पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, अमेजॉन ही क्या कर रहा है? पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। तो उस केस में क्या है, जब पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है? टीसीएस कलेक्ट करता है। मैम एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, कौन सा? एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जिसको हेट, हेट क्या है मैम? देयर आर 3 सर्विसेज, मैंने उसको निमोनिक दिया एचटी हेट। हाउसकीपिंग सर्विसेज है, एकोमोडेशन सर्विसेज है, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस देता है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, व्हाट इज योर ओला इज ऑल अबाउट, व्हाट इज योर उबर इज ऑल अबाउट? वो भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है। ठीक है मैम, एकोमोडेशन सर्विस कहाँ देते हैं? अब बोलो ओयो, वो क्या है? आगोदा क्या है? दिस आर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैम हाउस कीपिंग वाली सर्विस तो नहीं दे सकता कोई, हाउस कीपिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, ये वाली सर्विस कौन देगा? व्हाट इज अर्बन क्लैप इज ऑल अबाउट? तो आर यू गेटिंग? दिस आर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अर्बन क्लैप अगर कलेक्ट करता है पेमेंट, तो वहां पे सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या उसको भी टीसीएस कलेक्ट करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर ये हैट वाली सर्विस दे रहे, कौन सी सर्विस? हैट वाली सर्विस, उनको कंपलसरी बोला कि तुम टैक्स पे करो, टैक्स ही तुमको पे करना है। दैट मीन्स तुमको ही टैक्स पे करना, कलेक्शन की बात नहीं आ रही है। तो मैम जनरली क्या बोले, हैट वाले को नहीं, हैट वाला भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा। हैट वाला छोड़ के जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है जो पेमेंट कलेक्ट करता है, सिर्फ वही टीसीएस कलेक्शन करेगा। मेन बस यही समझना है। अब एक मिनट,
Can you see my screen? यस मैम। चलो, ये PDF दिख रहा है ना? मैम PDF नहीं दिख रहा है, आप दिख रहे हो? नो मैम। स्क्रीन का बदलाव, अब ये स्क्रीन शेयर नहीं करने दे रहा। अभी चेक करना, अभी दिख रहा है PDF? यस। भगवान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू TCS। मैम ये क्या है TCS का? TCS अंडर GST, ठीक है, TCS अंडर GST बोलता है मैम किसको कलेक्ट करना होगा ये TCS अंडर GST। तो बोलते हैं TCS अंडर GST सबसे पहले क्या मैम, वो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 वालों को कलेक्ट करना। ये सेक्शन 9(5) क्या है? वही, अगर either you are giving what transportation service or it is what accommodation related service or it is housekeeping वाला सर्विस। मैम इन तीनों के केस में दिस इज द हेड वाला सर्विस दे आर प्रोवाइडिंग, एंड जो लोग हेड वाला सर्विस प्रोवाइड करते हैं 100% टैक्स इज टू बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैम क्या ये कंप्लीट सेक्शन है ECO का? नहीं, हमने अभी कंप्लीट सेक्शन ECO का नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी हमने क्या नहीं किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अभी नहीं किया। बट कैन यू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ये हेड वाली सर्विस देगा तो यहाँ पे TCS कलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इस केस में 100% ECO को ही टैक्स पे करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? यस नो बोलते जाओ। यस मैम। यस मैम। फिर मैम दूसरा कौन है? यू हैव योर ओन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म टू गिव द सर्विस या फिर गुड्स। तुम्हारा खुद का इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। मैम अभी हाँ आपने बताया था ना कि आप अपने ही वेबसाइट से सेल करना चाहते हो, तो दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट एट ऑल अप्लाई, क्योंकि पेमेंट तो तुम खुद ही कलेक्ट कर रहे हो, तो खुद का टैक्स थोड़ी ना कलेक्शन करोगे। ठीक है मैम, व्हाट इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर वर्क्स एज एन एजेंट बट डज नॉट कलेक्ट द पेमेंट? कैसे? कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैंने? वर्किंग एज एन एजेंट बट ही इज नॉट कलेक्टिंग द पेमेंट। मुझे एग्जाम्पल बताओ, अब भी लिया था। टैक्स पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है? पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार। Policy Bazaar. You compare the policies from there, but the Policy Bazaar website is not collecting your payment. पर मैम यहाँ पे भी नहीं आएगा TCS, नहीं तो कहाँ आएगा? When the supplier supplies goods service through ECO and payment collected by ECO and then the payment is remitted to the supplier. अब बताओ इसका एग्जाम्पल क्या लिया था? Amazon। Amazon में क्या होता है कि सबसे पहले यू सेल थ्रू Amazon, तुम Amazon के थ्रू सेल करते हो, Amazon पेमेंट कलेक्ट करता है। वो पेमेंट कलेक्ट होने के बाद कुछ सप्लायर्स के साथ ऐसा होता है कि वो पेमेंट कलेक्ट करने के बाद Amazon उन सप्लायर्स को पेमेंट रिमीट करता है। अब मैम अगर ऐसा है जैसा आप बोल रहे हो कि इफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कलेक्टिंग द पेमेंट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द TCS, तो उसका कुछ परसेंटेज भी तो होगा कि कितने परसेंट पे TCS, किस अमाउंट पे TCS हमें कलेक्ट करना है, बिल्कुल होगा। तो क्या है वो परसेंटेज? 1% इन केस ऑफ IGST एंड 0.5% इन केस ऑफ CGST SGST। चलो मैम ये तो हो गया रेट ऑफ TCS, बट मैम कितने अमाउंट पे हमको कलेक्ट करना है ये चीज आप समझ लेते हैं। मैम कितने अमाउंट पे हम कलेक्ट करेंगे? तो अमाउंट समझने के लिए समझो, Amazon से तुम परचेस करते हो? यस मैम हम परचेस करते हैं। एवरीवन यूजुअली परचेस फ्रॉम Amazon, फ्लिपकार्ट तो ठीक है हो जाता है, मिंत्रा हो जाता है, बट मेन क्या है? Amazon है। आज मैंने Amazon परचेस किया, जरूरी है क्या मैं उस चीज को रख ही लूंगी? आई विल कीप इट विथ मी? नहीं, दे हैव इट 10 or 10 days के अंदर रिटर्न कर दो। तो सपोज 25th of April आई हैव परचेस समथिंग, मेरे पास आ गया वो 30th अप्रैल को। नाउ यू विल से कि मैंने सेल हो गया, सेल होगा। कौन बोलेगा? Amazon अभी बोल रहा है कि सेल्स डन, बट अभी वो 10 days का टेन्योर इज नॉट फिनिश्ड। हो सकता है तुम रिटर्न कर दो वो गुड्स, इट इज पॉसिबल ना दैट यू विल रिटर्न द गुड्स। तो मैम अगर मैं वो गुड्स रिटर्न करती हूँ तो फिर तो ये नहीं है सेल्स, और सेल्स नहीं है तो सप्लायर को पेमेंट क्यों मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? सपोज मैंने क्या किया, ये बुक ऑर्डर करी, मैंने क्या किया, बुक ऑर्डर की Amazon से,
आज मैंने देखा कि मुझे कवर पेज अच्छा नहीं लगा, मुझे पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी और मुझे क्या लगा है कि मुझे इसको वापस क्या कर देना चाहिए, सेल करना, रिटर्न करना चाहिए। तो अप्रैल मंथ में सप्लायर सपोज 10 लाख रुपीस का सेल्स कर चुका है, अप्रैल मंथ में कितने का सेल्स कर चुका है, 10 लाख रुपीस का सेल्स डन बाय द सप्लायर थ्रू अमेजोन। बट जरूरी 10 लाख का कंसिडरेशन पक्का हो गया? नहीं। इन दैट 2 लाख रिटर्न बाय द कस्टमर, 2 लाख का जो भी था, 2 लाख रुपीस का गुड्स था, वॉट एवर इट वॉज, रिटर्न बाय द कस्टमर। तो मैम फिर टीसीएस किस पे करेंगे? नेट टैक्सेबल वैल्यू। नेट बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? नेट टैक्सेबल वैल्यू मतलब रिटर्न माइनस करना। समझ में आया? सेल्स रिटर्न विल बी सब्ट्रैक्टेड। मैम सपोज दिस इज मे, ठीक है, मे चल रहा है, एंड मैम समथिंग वी हैव सोल्ड इन फेब्रुअरी, हमने, चलो ऐसा नहीं लेते, दिसंबर चल रहा है, एंड सपोज समथिंग मैम हमने जुलाई में सेल किया था, वो आज जाके रिटर्न हुआ। फिक्टिशियस एग्जांपल आई एम टेकिंग, सिर्फ समझाने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता 4 महीने बाद कुछ रिटर्न होगा, है ना। तो सपोज मैम दिसंबर की सेल्स है, एंड सपोज करते हैं कि जुलाई का समथिंग इज रिटर्निंग बैक टू मी, कुछ जुलाई का वापस आया, तो क्या वो रिटर्न माइनस होगा? रिटर्न किसी भी पीरियड का हो, दैट डजंट मैटर, सेल्स रिटर्न किसी भी पीरियड का हो, अगर सेल्स रिटर्न हुआ है, इफ सेल्स रिटर्न हैज हैपेंड, नेट टैक्सेबल वैल्यू पे टीसीएस एट द रेट ऑफ 1% और 0.5% एज द केस में बी, आईजीएसटी या सीजीएसटी। अंडरस्टूड? फिर मैम इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा? वॉट एवर इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट वॉट एवर सेल्स रिटर्न। मैम ये क्या किया? अदर देन 95 वाले, अरे 95 वाले में तो ईसीओ को खुद को टैक्स पे करना होता है, तो डू नॉट टेक के ईसीओ के थ्रू जो तुमने सर्विसेज प्रोवाइड की, क्योंकि ये रही वो 95 की सर्विस, और अभी बताया था ना हेड वाली सर्विस पे तो 100% टैक्स कौन पे करता है? हेड वाली सर्विस पे 100% टैक्स पे करने वाला कौन होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। चलो मैम टैक्स कलेक्ट कर लिया, कितने टाइम में पे करना पड़ेगा ईसीओ को, गवर्नमेंट को? विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। कितना? विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। मैम मंथली स्टेटमेंट फाइल होगा? बिल्कुल। एनुअल स्टेटमेंट भी फाइल करना है टीसीएस का? बिल्कुल। एनुअल स्टेटमेंट 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट ईयर, यहाँ पे मंथ नहीं आएगा, यहाँ पे ईयर आएगा। अब क्या मैम हम बोले कि खत्म, टीसीएस वाला जो भी कॉन्सेप्ट था खत्म हो गया? यस, यही टीसीएस था, मेन चीज क्या थी? टीसीएस की ये थी। तो अब क्या देने वाले वो? दे आर गोइंग टू गिव यू क्लैरिफिकेशन। अब कुछ क्लैरिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टीसीएस दे हैव गिवन। अगले 10 मिनट या 15 मिनट में क्या खत्म हो जाएगा? टीसीएस। इंपॉर्टेंट जरूर है, बट कॉन्सेप्ट बहुत कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू विल फाइंड विद अनदर चैप्टर, क्वेश्चन 1 में आएगा, बट ये बहुत ऐसा नहीं है कि अरे पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा। नाउ मैंने कहा था ना, सिर्फ मॉड्यूल नंबर 1 और आईटीसी का जो है लेंदी है, बाकी जितने भी चैप्टर्स है तुम्हारे 1-1 डे के, एक दिन 2 दिन, एक दिन 2 दिन ऐसे चैप्टर्स है। चलो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अब मैम ये क्लैरिफिकेशन क्या बोलना चाह रहा है? तो इनका क्लैरिफिकेशन ये कहता है, क्लैरिफिकेशन नंबर 1 मैम ये बोलते हैं वेदर सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लायर की बात कर रहे हैं, द सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स सर्विस थ्रू ईसीओ, क्या उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा? द सप्लायर हु इज सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विस थ्रू ईसीओ, क्या उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा? एक क्वेश्चन तो उन्होंने ये बोला, ठीक है, हम समझते हैं कि भाई जो सप्लायर है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है क्या? ईसीओ को तो बोल दिया कि इफ यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, तुमको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। अब मुझे सप्लायर के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है मैम ईसीओ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। मैम ईसीओ को अगर टीसीएस कलेक्ट करना है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन का, एंड द अनरजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग सर्विसेज, तो मेरे को बताओ मैम वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ द सर्विस का क्या होगा? क्या उसको भी
रजिस्ट्रेशन लेना होगा। अभी मैंने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, बट अभी दो बातें तो रजिस्ट्रेशन की चल रही है। फिर तीसरा बोलता है मैम, वेदर ईसीओ इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट, जहां पे वो हेल्प करता है सेल करने के लिए सप्लायर्स को, तो क्या ईसीओ को हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि कोई एक ही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा? तो अभी इस पे भी बात करते हैं कि क्या ईसीओ को जितनी स्टेट में हेल्प कर रहा है, अमेजॉन हेल्पिंग इन एवरी स्टेट, तो अमेजॉन को क्या हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है? देखते हैं। मैम अगर कोई एग्जाम सप्लाई है तो क्या टीसीएस एप्लीकेबल होगा? क्या हम तब टीसीएस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? तो अभी समझ में आ रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अब वो उनके क्लैरिफिकेशन समझते हैं। पहले मैं सिर्फ ईसीओ की बात करती हूँ। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हम अमेजॉन को ही लेते हैं, अभी वही अच्छा एग्जाम्पल लगता है। अमेजॉन महाराष्ट्र में भी हेल्प कर रहा होगा, एमपी में भी हेल्प कर रहा होगा, कर्नाटक में भी हेल्प कर रहा होगा। अमेजॉन विल बी हेल्पिंग इन राजस्थान ऑल्सो। मतलब एक शॉर्ट में बोलूं, पंजाब में भी हेल्प कर रहा होगा। मैम अमेजॉन वर्किंग एंड हेल्पिंग टू सेल, सप्लायर को हेल्प करता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स इन एवरी स्टेट। तो क्या मैम हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेगा? यस। क्यों? जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इन जीएसटी। तो यस, उसको हर एक स्टेट में रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? रीजन नंबर 2, मैम क्यों हर एक स्टेट में लेना पड़ेगा? ईसीओ इज प्रोवाइडिंग द सर्विस। अब ये तो मुझे भी पता है कि अमेजॉन मोर देन 20 लाख की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इट इज प्रोवाइडिंग मोर देन 20 लाख। मैम 20 लाख तो कुछ भी नहीं है, ये तो उसके लिए एक चिल्लर है। ऑब्वियसली 20 लाख इज नथिंग फॉर अमेजॉन। तो वैसे भी उसको हर जगह रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, बिकॉज 20 लाख तो उसका वैसे भी क्रॉस हो चुका है। इतना समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट ईसीओ। अब वापस आते हैं सप्लायर पे। हम सप्लायर सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर सप्लाइंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अब पहले सोचते कि सप्लायर क्या सप्लाई करता है। मेरे लिए पहला, सप्लायर इज गिविंग गुड्स। सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है? गुड्स। मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के हेल्प से इफ यू आर सप्लाइंग तो डेफिनेटली इंटरस्टेट सप्लाई तो हो गई। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर तुम सप्लाई कर रहे हो तो इंटरस्टेट सप्लाई कैसे नहीं हो सकता? इंट्रा तो होगा, बट डेफिनेटली अलग अलग जगह से लोग ऑर्डर करेंगे। पीपल विल ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। मैम ये तो इंटरस्टेट सप्लाई है। और जहां इंटरस्टेट सप्लाई इवन सिंगल होता है इन केस ऑफ गुड्स, सचिन, इवन सिंगल इन केस ऑफ गुड्स, तो पता है क्या बोलते हैं? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। तो अब ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लायर सप्लाइंग गुड्स टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो मैम वो इंटरस्टेट है ना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। बट मैम सर्विस के केस में क्या करें? मुझे याद नहीं आ रहा, अगर सर्विस के केस में इंटरस्टेट सप्लाई कर भी रहे हो तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बोल दूं क्या मैं? 20 lakh. Only threshold exceed compulsory registration Yes. is required. तो मैम सर्विस के केस में दे आर प्रोवाइडिंग मोर देन 20 लाख देन दे विल रजिस्टर। तो पता है वो दूसरा क्लैरिफिकेशन था कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का who is providing the service through e-commerce operator, क्या उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? नहीं। इवन मैं सपोज करो मैं अमेजोन के थ्रू मेरी क्लासेस अगर सेल करूंगी और मेरा 20 लाख एक्सीड नहीं हो रहा है तो मुझे रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट अभी भी नहीं है, बिकॉज सर्विस वालों को 20 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड इन केस ऑफ इंटरस्टेट आल्सो। कुछ स्टेटमेंट इज 10 लाख, पर हमने चैप्टर नहीं पढ़ा तो अभी के लिए हम वही समझते हैं 20-10 वैसे ही चलता है। ये हो गई दूसरी चीज। मैम तीसरा था क्या, इज टीसीएस रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड ऑन एग्जाम सप्लाई? मैं नहीं आंसर दूंगी, तुम ही बताओ कि एग्जाम सप्लाई पे टीसीएस कलेक्ट होगा? कैसे हो सकता है? जब चीज ही एग्जाम्प्ट है, सप्लाई इज एग्जाम्प्ट है, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करोगे? तो ऑब्वियसली एग्जाम सप्लाई पे टीसीएस विल नॉट बी कलेक्टेड। इतनी बात आ गई समझ में ना? मैम
reverse charge mechanism, whether recipient required to pay reverse charge to pay on reverse charge mechanism. अब वो बोल रहा है, एक क्वेश्चन और है कि मैम आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो सपोज किसी चीज पे आरसीएम एप्लीकेबल है तो मेरा टीसीएस कलेक्ट होगा या नहीं होगा, उसको भी समझते वो पूछना क्या चाह रहा है। तो बोलता है मैम क्या ये टीसीएस कंपोजिशन टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होगा क्या? ये जो टीसीएस का कॉन्सेप्ट है क्या कंपोजिशन टैक्स पेयर पे एप्लीकेबल होगा? अभी वो भी चेक करते हैं कि ये कंपोजिशन टैक्स पेयर इफ सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो क्या उस पे टीसीएस के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे? मैम क्या टीसीएस लगेगा ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे क्या टीसीएस लगेगा क्या? अब क्वेश्चन क्या है मैम, सपोज क्या सपोज करना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। फिर से बोल रही हूँ मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मींस रिसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। अरे जब टैक्स रिसिपिएंट को पे करना है, बोला है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एग्जाम सप्लाई की कैटेगरी में आगे समझोगे कि आता है, आईटीसी में समझोगे कि कुछ चीजें वहां पर दिए स्पेसिफिकली उसको टैक्सेबल कब कंसीडर करना है, अदरवाइज वो एग्जाम कब है। बट अभी समझो जब रिसिपिएंट को ही बोला है कि भाई कोई टैक्स पे करना है तो सप्लाई तुमसे टैक्स कलेक्ट करके करेगा क्या? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर कोई सप्लाई फॉल होता है तब भी क्या मेरा टीसीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज क्लियर क्या बोला है, रिसिपिएंट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स। तो व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कलेक्शन बाय सप्लायर? कलेक्शन बाय सप्लायर मतलब ईसीओ, अंडरस्टूड? ये हो गया। दूसरा मैम कंपोजिशन टैक्स पेयर, अब समझ तो आता है ना कि कंपोजिशन मींस क्या, कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर होता है, एक कंपोजिशन में होता है। कंपोजिशन मतलब जिनके छोटे छोटे बिजनेस है एंड दे डू नॉट वांट कि हम रेगुलर मंथली सचिन क्या करें, हर तीन रिटर्न हर महीने फाइल करें, नहीं चाहिए हमको कंपोजिशन टैक्स पेयर। तो क्या कंपोजिशन टैक्स पेयर पे टीसीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज कंपोजिशन टैक्स पेयर, सुनना ध्यान से, because composition taxpayer is not allowed to do interstate supply, और अगर वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो इंटरस्टेट तो हो गई। तो a composition taxpayer is not allowed to do interstate supply। मैम इंटरस्टेट परचेस कर सकता है, वो चलेगा, he can do purchase, बट उसको सेल्स करना अलाउ नहीं है। तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल्स कैसे करेगा? तो टीसीएस कलेक्ट होगा क्या? नहीं, नहीं हो सकता। तो क्या मैं अभी बोलूं, फिर से थोड़ा सा फिर से रिवीजन पे चले मैम, टीसीएस का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर जो पेमेंट भी कलेक्ट करता है। कितने पे होगा? 1%, 0.5, 0.5% एज द केस में भी ऑन नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेट मतलब सेल्स रिटर्न माइनस करना है, बट उसमें सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 की कोई सर्विस नहीं लेना, दैट वाज नोटिफाइड हेड वाला सर्विस, क्योंकि उस केस में 100% ईसीओ को ही टैक्स पे करना हो। ठीक है, और क्या बचा मैम? इसके बाद हमने क्लैरिफिकेशन नंबर 1 देखा, क्या ईसीओ को हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है? यस। मैम सप्लायर को सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है थ्रू ईसीओ, क्या रजिस्ट्रेशन लेना है? यस, बिकॉज ही इज डूइंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मैम क्या सर्विस के केस में भी सप्लायर विल टेक द रजिस्ट्रेशन? थ्रेशोल्ड लिमिट जब तक 20 लाख क्रॉस नहीं होगी नहीं चाहिए। मैम अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है या एग्जाम सप्लाई तो क्या हमको टीसीएस का कलेक्शन करवाना होगा? नहीं। मैम कंपोजिशन टैक्स पेयर क्या टीसीएस का कलेक्शन उस पे एप्लीकेबल है? नहीं, बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू डू इंटरस्टेट सप्लाई, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वो सेल्स भी नहीं कर सकता। हम कंपोजिशन खुद की वेबसाइट तो ओपन कर सकता है इंट्रास्टेट सेल्स करने के लिए, वो चलेगा। इंट्रास्टेट करो, खुद की वेबसाइट ओपन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट तुम इंटरस्टेट नहीं कर सकते। आया? और क्या क्लैरिफिकेशन है मैम? ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हम सर्विस एंड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो मैम देखो भाई सीधी बात बताओ, गुड्स पे तो तुम्हारा कस्टम लग जाएगा, बोलो हाँ या ना? गुड्स पे क्या लगेगा? कस्टम लगेगा, लगेगा। मैम सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और अब भी आपने बोला था द थिंग फॉलिंग अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उसमें तो रिसिपिएंट को टैक्स पे करना है, तो टीसीएस का कॉन्सेप्ट अगेन नॉट एप्लीकेबल। तुम एक चीज समझ लो,
जितने भी चैप्टर आ रहे, एक चैप्टर भी क्या विदाउट लिंकेज ऑफ सप्लाई जाता है? तो यू हैव टू मेक सप्लाई वेरी स्ट्रॉन्ग। कल एक स्टूडेंट का है, मैम क्लासेस ज्वाइन करूं या नहीं करूं, मैंने कहा सप्लाई की डेफिनेशन लिख के दे दो बस। लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम दी है। नाउ मैम सप्लाई की डेफिनेशन पता है कि सेक्शन 7 सप्लाई है, बट ये नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा है। द लेवल ऑफ मेमोरी यू हैव, आप एग्जाम दे के आए और आपको आज सिर्फ इतना पता है सेक्शन नंबर 7 सिर्फ सप्लाई के लिए होता है, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज बिकॉज क्यों, तुम्हें भी पता है कि इंटर में अगर तुमने पीजीबीपी थोड़ा पता है तो एटलीस्ट यू नो कि सेक्शन नंबर 28 में 4 बातें तो बोल पाओगे, बट अगर तुम वो भी नहीं कर पा रहे तो अभी हमारा लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है? जज योरसेल्फ। एंड उसके बाद स्टूडेंट को अभी भी ये डाउट है कि मुझे क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और क्लास कर चुका है स्टूडेंट, ऑलरेडी डन द क्लासेस, एग्जाम भी दी हुई है, उसके बाद आप इस डाउट में हो कि क्लास कोई करना है या नहीं करना है, कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूं। तुम खुद आंसर दे सकते हो इन चीजों का कि भैया जरूरत है और बहुत जरूरत है। आर यू गेटिंग? क्यों ये सब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ? ये तुम लोग क्लास ओवर होने के बाद रिविजन छोड़ दोगे ना, आज ही लिख के दे रहे हो क्लासेस आर वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि इतनी चीजें अभी आ गई हैं। और द रीजन इज अभी मैं तुमको पुश कर रही हूँ कि याद रखो ये था वो था। क्लास एंड होने के बाद आई विल गिव द टारगेट कि आज तुम्हारा इस चीज का टेस्ट है, अब तुम्हारा उस चीज का टेस्ट है, तब मैं फिर से आके रिविजन थोड़ी ना करवाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए यूट्यूब ऑन करके रिविजन वीडियो थोड़ा ना प्ले करके दूंगी, तो वो तो तुम्हारे ही हाथ में है। तो बेटर अभी भी समझ जाओ, साथ साथ रिविजन करते रहो। एंड लक्ष्मी फॉर यू, साथ में कोप अप नहीं हो रहा ना फर्स्ट ग्रुप के, आज अभी जो पढ़ रही हो ना, सिर्फ हाफ एन आवर रखो, सिर्फ हाफ एन आवर की मैम ने जो आज करा है उसको एक बार कर लो, उतना भी कर लिया तो दिमाग को रहेगा। फिर उसके बाद संडे को बैठना सिर्फ सेकेंड ग्रुप लेके, संडे को पूरे वीक का जो किया एक बार रिवाइज कर लेना, उतना मैनेज कर लो, बाकी दिन सिर्फ फर्स्ट ग्रुप करो। बट हाफ एन आवर आफ्टर आईडीटी एंड डीटी, हाफ हाफ आवर दोनों के लिए रखना, क्योंकि दिन जो किया है उतना। एंड देन टेक संडे, और सिर्फ संडे को सेकंड ग्रुप होगा और कुछ मत करना। संडे को डीटीआईडीटी फिर लेके बैठना, और स्टार्टिंग से ये किया हुआ है, आई बेट डीटीआईडीटी दोनों तुम्हारे कवर्ड हो जाएंगे। बट वो डिसिप्लिन तुम्हें रखना पड़ेगा कि संडे मतलब डीटीआईडीटी करे, ठीक है? चलो, तो क्या मैम हमारा टीसीएस कॉन्सेप्ट कवर हो गया है? यस, ऑलमोस्ट डन। और क्या है, ये स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन गोल्ड पे दिया था। क्या है, बोलते हैं देखो भाई गोल्ड है, गोल्ड पे मार्जिन ही कितना कम होता है और तुम टीसीएस कलेक्ट करवाओगे गवर्नमेंट। ये कौन बोले? गोल्ड वाले बिजनेस वाले, कि आप लोग टीसीएस कलेक्ट करवा रहे हो फ्रॉम द ई कॉमर्स ऑपरेटर, गोल्ड पे मार्जिन कितना कम है, और आप हमारा टैक्स कलेक्शन करवा के मनी ब्लॉक करवा रहे हो। मनी ब्लॉक करवा के उसका इंटरेस्ट भी तो हमको ही देखना पड़ेगा, तो हमारी मार्जिन रिड्यूस होती है। तो स्पेसिफिकली फॉर दिस रीजन किसको एग्जाम कर दिया? गोल्ड मेकर्स जो है, गोल्ड वाले, उनका मार्जिन कम होता है, तो उनको टीसीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। ये क्या है मैम, सेल्स रिटर्न कभी नेगेटिव हो जाए तो क्या टीसीएस कलेक्ट होगा? कैसी बात कर रहे हो? सेल्स हुई थी 10 लाख की और रिटर्न आ गया 15 लाख, तो माइनस में जा रहा है, तो किस पे टैक्स कलेक्शन करोगे? ऑब्वियसली यू हैव टू इग्नोर इट, ये लॉजिकल है, ये काम करें। मैम व्हाट इज मल्टीपल ई कॉमर्स मॉडल? कस्टमर ने अर्बन क्लैप सर्विस बुक की एक ई कॉमर्स ऑपरेटर से, फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर 1, who in turn integrate it with the another e-commerce operator with which it has agreement with the supplier. E-commerce operator 1 has not have no GST information, तो कलेक्ट कौन करेगा? क्या मैम ऐसा हो सकता है कि एक नहीं एक से ज्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्टेड टुगेदर? क्यों नहीं हो सकता? Amazon एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, Amazon को सपोज करो पेमेंट गेटवे किसी और का लेना पड़े। हमारा मनी बाजार एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, पेमेंट गेटवे दूसरे का आता है, तो वन ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन यूज द सर्विस ऑफ अनदर ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं अर्बन क्लैप को बुक कर रही हूँ, पहला ई कॉमर्स ऑपरेटर, अर्बन क्लैप फिर ढूंढता है उन सप्लायर्स को थ्रू अनदर ई कॉमर्स ऑपरेटर, दो ई कॉमर्स ऑपरेटर है,
तो मैम सपोज ई कॉमर्स ऑपरेटर वन डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन, उसको नहीं पता टैक्स कलेक्शन कैसे करना है, मेरा एक उसके पास होगा क्या, आई एम द बायर, मेरा भी उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगा अर्बन क्लैप के पास, तो कौन कलेक्शन करेगा? जिसके पास सप्लायर की डिटेल्स है, जिस ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास सप्लायर डिटेल है वही क्या करेगा, कलेक्शन करेगा अमाउंट, और टीसीएस भी कौन कलेक्ट करेगा, वही करेगा। मतलब दोनों को कलेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं, एक ने किया तो भी चलेगा, इवन दो में से कोई एक कर रहा है तो दैट इज ओके, द पर्सन, द ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज कलेक्टिंग द पेमेंट वो कलेक्ट कर ले चलेगा, बट मैम उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं तो क्या दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो उससे इंटीग्रेटेड है वो कर सकता है, चलेगा। So these are what छोटे छोटे से clarification, और last clarification for this chapter is मैम फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर है, फॉरेन अलीबाबा, फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्या उस पे भी टीसीएस के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करवाएंगे? तो यू शुड नो दिस थिंग कि पढ़ा भी है ये कहीं पे कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो उसको रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब इवन अ फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हैज टू फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर उसको टीसीएस कलेक्ट करना है तो आइदर ही शुड हैव अ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, और मैम कोई फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं, ऑफिस नहीं है इंडिया में, तो अपॉइंट अ पर्सन, अपॉइंट करना पड़ेगा जो इंडिया में रिप्रेजेंट करे और सारी चीजें कंप्लाई करे। तो भले ही तुम्हारा अलीबाबा हो, अमेजॉन हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्चुअली हिंदुस्तान दिख रहा है बट वो भी फॉरेन ही है, फॉरेन का ही है, तो सबको यहाँ पे क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है इफ दे आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। आया? नाउ गिविंग यू 5 मिनट्स टू स्क्रॉल डाउन टीसीएस वाला कॉन्सेप्ट, फिर हम किस पे आएंगे, फिर टीडीएस पे आएंगे। अच्छे से 5-7 मिनट्स लेके अच्छे से समझ लो कि दिस इज टीसीएस, ठीक है? चलो इधर नहीं लगा रही मैं आज क्लॉक, 7 मिनट्स में अपने इधर लगा रही हूँ, ठीक है? Started the time.
Done? Yes, ma'am. Ma'am, can you please explain that gold point exemption? Actually, for the purpose of gold ना, gold में क्या है? You are deducting the TCS, है ना? Collecting the TCS. अब block हो गया ना money. The money is blocked and already the gold वाला people says कि we have rare margin, 2-3% maximum margin. उसमें भी if you block our money, क्योंकि once TCS is collected, it will be deposited to government next month 10th को. Then उसके बाद when they have TCS tax payment liability, तब वो कभी utilize कर पाएंगे. So it is blockage of money. तो blockage of money ऐसा थोड़ा ना 1-2,000 rupees. It could be in lakh, it could be in crore. तो उसके लिए इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है. लॉस ऑफ इंटरेस्ट है ना, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. आइदर तुम इधर लोन लेते हो, जो भी होता है, तो उनका मार्जिन रिड्यूस हो रहा है ना, तो फॉर दैट पर्पस उनको एग्जाम किया. ठीक है मैम, प्लेटफॉर्म में आके सर्विसेज आके प्रोवाइड करेंगे तो 100% नॉट अप्लाई करके बोला था ना. सर्विस नहीं, अभी वो गोल्ड की बात कर रही है. मैं उसकी बात करने कर रहा मैम. हाँ, इनिशियल पॉइंट में 95 अदर्स कह के अदर्स में आके दे आर दैट प्रोवाइडिंग. इज हेड वाला सर्विस. वहां पे देर अभी मैंने तब भी क्या बोला, ये कंप्लीट प्रोविजन नहीं है. बिकॉज इन केस ऑफ हेड वाला सर्विस उसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है. ठीक मैम, है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेड सर्विसेज मैम. आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर्स मैम. अदर्स मतलब, तो अदर्स में इफ द सामने वाला पर्सन इज कलेक्टिंग पेमेंट, तो यस ईसीयू कलेक्ट करेगा और नहीं, तुम सर्विस दे रहे हो तो तो 20 लाख. यहाँ पे क्या लिखा बोले तो अदर्स have own electronical platform to give services of goods. Section 52 is not apply here. बिकॉज दे आर नॉट कलेक्टिंग पेमेंट, एजेंट है वो. इफ समवन इज नॉट कलेक्टिंग पेमेंट एंड अदर सर्विसेज है, तो पेमेंट ही कलेक्ट नहीं हो रहा, तो टीसीएस का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. मैम, अमेजन आके अपनी पोर्टल है, अपनी पोर्टल पे भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. देन व्हाई But- इज दैट नॉट अप्लाई हियर? व्हाई? मैम, यहाँ पे क्या बोले तो इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो खुद की इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटफॉर्म में देन सेक्शन 2 इज नॉट एप्लीकेबल करके बोला था आपने. हाँ, अरे मेरा ही वेबसाइट है, वो वाला है कि मेरा खुद का वेबसाइट है और मैं उसी पे सेल कर रहा हूँ, तो आई एम द वन हु इज कलेक्टिंग द पेमेंट. तो मैं खुद का टीसीएस कलेक्ट करूंगी क्या? तो वहां पे टीसीएस का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल. ओके. अंडरस्टूड? वहाँ पे सिंगल खुद के प्लेटफॉर्म से, खुद के प्लेटफॉर्म से. फॉर एग्जाम्पल अगर ताज की बात करें, ताज होटल, उसका खुद का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उधर से बुकिंग आ रही है, तो उस बुकिंग के लिए थोड़ी ना टीसीएस कलेक्ट होगा. खुद ही पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, खुद ही कलेक्शन थोड़ा ना करेगा टीसीएस का. आर यू अंडरस्टैंडिंग? या गुड्स या सर्विसेज दो को एप्लीकेबल हो रहा है. दोनों को ही होता है. Whatever you do through electronic commerce operator, and electronic commerce operator is collecting the payment. ठीक है? So done with TCS. Is it easy? मेरे को तो लगता है कि comparatively what we done in supply, अब इतना interlinkage उससे तो ये easy है. But one more thing you should notice, whether job work, whether TCS, whether TDS, अभी तुमको ज्यादा पता linkage क्या मिलेगा? Registration concept. बिकॉज नाउ एक बार सप्लाई समझ में आ गया, तो सप्लाई के बाद करना क्या है? थ्रेशोल्ड लिमिट यू हैव टू चेक कि वेदर यू आर लायबल टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट. इसका मतलब वंस आई कंप्लीट टीडीएस टीसीएस, माय नेक्स्ट चैप्टर गोइंग टू बी रजिस्ट्रेशन. तो इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? रजिस्ट्रेशन में हम कितने दिन लगेंगे रजिस्ट्रेशन को? 2 days, और उसका 1 दिन क्वेश्चन का. तो फिर 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन भी होगा. टू बी नोटेड कि जो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे ऑफेंस एंड पेनल्टी, कुछ चैप्टर्स ऐसे इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर 1-1 आवर्स का, दैट आई हैव रिकॉर्डेड एंड दैट आई विल गिव यू दैट, कि आज ही लर्न करो बैठ के शाम को. एंड वी विल बी, जैसे ही वो सारी चीजें होंगी, आई रियली वांट टू स्टार्ट विद द आईटीसी मेगा एग्जामिनेशन एंड आरसीएम. उसको फिर से 7-8 days लगेंगे, जैसे सप्लाई को लगा था ना, सेम टाइम 7 to 8 days आईटीसी, मेगा एग्जामिनेशन एंड आरसीएम तीनों साथ में पढ़ना है. ठीक है, और उसके प्रैक्टिस करने में क्वेश्चन भी टाइम जाएगा, बिकॉज वो एक्चुअल में बम्पर क्वेश्चन है.
जिसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलो, और अभी कोशिश करना कि डोंट गेट लेट इन द क्लास। 6:30 कर दिया मैंने कि 6:30 मैक्स, ठंड के लिए भी ठीक है, इससे ज्यादा लेट मैं नहीं कर पाऊंगी। 6:30 इज गुड टाइम। 6:30 to 8 वी विल डू दिस IDT। फिर करते करते हमारा कैसे भी, तुम 8:20 भी बोलो या 8:15 भी बोलो, तुम आते 8:25 तक ही हो, तो आई डिड 8:30 फॉर DT। तुम्हारा ब्रेकफास्ट टाइम भी सही हो जाएगा अब्दुल, एवरीथिंग विल बी ओके। तुम्हारे को पूरा टाइम मिल रहा है, बट बी ऑन टाइम नाउ, ठीक है। और अभी कोशिश करो, अब छुट्टियां मत करना, दिक्कत होगी, क्योंकि IT से इतना इजी भी नहीं है कि बस आ ही जाएगा समझ में। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ TDS का कॉन्सेप्ट। अब मैम ये TDS का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे DT में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। Now this is the supplier and this is the recipient. Supplier either sells goods or gives service to the recipient. बोलते हैं goods हो या service, whatever it is, 10 lakh is the value of the goods or service as the case में भी जो भी मैंने प्रोवाइड किया है। GST उस पे लगता है 1,20,000, 12% GST अप्लाई किया, 1,20,000। अब वो बोलता है कि सप्लायर जब भी रिसिपिएंट को क्या देगा, गुड्स एंड सर्विस देगा, तो देयर इज अ अमाउंट। मैम हर एक पे नहीं लगेगा, नहीं, देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट। उस थ्रेशोल्ड लिमिट के अबाव इफ यू डन द सेल्स, तो रिसिपिएंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करना पड़ेगा। नाउ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड ना, किसको TDS कब डिडक्ट होता है, रिसिपिएंट डिडक्ट करता है टैक्स। कलेक्शन करने का काम किसका होता है, सप्लायर का होता है। So when it is goods or service value 10 lakh, मैम 1,20,000, तो बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो 1,20,000 है, इसमें से रिसिपिएंट को कुछ अमाउंट का क्या करना होगा, टैक्स डिडक्शन करना होगा, एंड रिसिपिएंट विल डायरेक्टली पे टू द गवर्नमेंट, क्योंकि टैक्स जिसने डिडक्ट किया वही पे करेगा। दैट मीन्स 1,20,000 में से 20,000 तो रिसिपिएंट हैज डिडक्टेड। What about when 1 lakh? 1 lakh supplier will pay to the government. 1 lakh कौन पे करेगा, supplier will pay to the government. Understood? आया इतना समझ में? तो बेसिकली अभी तो यही बोला है कि recipient is the one who is going to deduct the tax. चलेगा। After deducting the tax, recipient क्या करेगा, recipient will pay to the government। कुछ टाइम लिमिट होगी, जैसे हमने TCS में देखी, सेम टाइम लिमिट कुछ यहाँ पे भी होगी। रेस्ट वो जो भी रिमेनिंग रखा है वो सप्लायर ही जाके क्या करेगा, पे करेगा टू द गवर्नमेंट। मैम अमाउंट क्या होगा वो समझना है। मैम व्हेन नो कॉन्सेप्ट ऑफ TDS, ये भी होगा यहाँ पे कि कब TDS का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मुझे ऐसा लगता है इफ इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, TDS का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ठीक है। मैम एग्जेम्प्ट सप्लाई तब भी नहीं हो सकता मैम, ये जो TDS का कॉन्सेप्ट है ना 2017 के बाद आया था। सपोज पेमेंट इज रिसीव बिफोर दैट अमेंडमेंट, TDS एप्लीकेबिलिटी से पहले पेमेंट रिसीव कर लिया, तो भी TDS का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता। मैम इनवॉइस पहले जनरेट कर दिया, सप्लाई पहले कर दिया, तो भी क्या नहीं हो सकता, TDS का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, बिकॉज योर सप्लाई, योर इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड बिफोर। किसके पहले, ये TDS आने से पहले ही हो गया। मैम बहुत प्रीशियस मेटल है, बहुत प्रीशियस, डायमंड ज्वेलरी, ये सब क्या होता है, तो डायमंड ज्वेलरी के केस में कर सकते हो क्या, सोचना पड़ेगा कि वहां TDS का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा क्या, क्यों, क्योंकि मैम TCS तो मना कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पे TDS के कॉन्सेप्ट को भी बोलूं कि नहीं नहीं TDS का कॉन्सेप्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल, वो भी सोचना पड़ेगा। तो अभी तो इतना समझ में आया मैम, इफ एग्जेम्प्ट, पूरा सप्लाई एग्जेम्प्ट है, अरे भाई सप्लाई एग्जेम्प्ट है तो फिर तो TDS का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैम पेमेंट पहले रिसीव हो गया TDS एप्लीकेबिलिटी के, तो भी नहीं है। मैम पेमेंट एंड इनवॉइस या फिर कंप्लीशन एंड इनवॉइस पहले हो गया, तो भी TDS का कॉन्सेप्ट नॉट एप्लीकेबल। मैम आप बोल रहे थे ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, आप क्या बोल रहे थे, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, आफ्टर द थ्रेशोल्ड लिमिट ओनली TDS का कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल। मैम वो थ्रेशोल्ड लिमिट के सचिन कम आ रहे, वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमारा अचीव नहीं हो रहा, इफ लेस देन द थ्रेशोल्ड लिमिट, तब भी तो TDS का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन योर हेड, कुछ पॉइंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे TDS का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा,
मैम कौन डिडक्ट करेगा ये टीडीएस? सबको करना है क्या? हर एक रिसिपिएंट करेगा? नहीं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ही बोला है। गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का यूनिट, पीएसयू, दिस आर गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। हर जगह तुम्हें गवर्नमेंट 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 दिखेगा, वो गवर्नमेंट वालों को ही टैक्स डिडक्शन करना है। तो मैम डिडक्शन करने वाले स्पेसिफिक है? हाँ स्पेसिफिक है। मैम अमाउंट भी स्पेसिफिक है? यस अमाउंट भी स्पेसिफिक है। मैम परसेंटेज भी स्पेसिफिक है? ऑब्वियसली परसेंटेज भी यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक होगा कि कितना टीडीएस यू हैव टू कलेक्ट। तो चलो करते हैं सबसे पहले। मैम टीडीएस डिडक्ट कितने पे करें? मुझे याद है टीसीएस कलेक्शन करना था 0.5 इज इक्वल टू 1%। टैक्स डिडक्शन करना है 1% एंड आईजीएसटी कितना हो जाएगा फिर 2%। मैम कितने पे डिडक्शन वगैरह करने की रखें, कितने पे डिडक्ट करें? तो वो बोलता है कि इफ यू वांट टू डिडक्ट, तुमको क्या करना है, टीडीएस डिडक्ट करना ही है। तो टीडीएस डिडक्ट कब होगा? check the value for the TDS and then deduct. Payment wise और amount credited to the supplier. तो यहाँ पे बोलते हैं अगर तुमको टीडीएस डिडक्ट करना है तो सबसे पहले वो वैल्यू कहाँ पे चेक करोगे? इनवॉइस में तुमने वैल्यू लिख के रखी होगी, इनवॉइस में वैल्यू चेक करना, उसके अकॉर्डिंग यू विल से कि इतने पे मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो वो वैल्यू कितनी होगी? 2,50,000। अगर तुम्हारा अमाउंट 2,50,000 के अबाव जाता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, टैक्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज अबाउट 2,50,000, तब टीडीएस का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज नहीं है। मतलब सपोज करो तुम्हारा, वो क्या बोल रहा है कि टीडीएस डिडक्ट कब करना है? इसने बोला टीडीएस कब डिडक्ट होगा? टीडीएस विल बी डिडक्टेड पेमेंट वाइज। पेमेंट वाइज तुमको क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है और अमाउंट क्रेडिटेड टू सप्लायर। अरे भाई क्रेडिट कब होगा? जब पेमेंट हो गया है तब क्या होगा? क्रेडिट होगा। बोलता है टीडीएस डिडक्ट होता है पेमेंट वाइज। मैम मेरा 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मैं सिर्फ 50,000 पे कर रहा हूँ, तो पेमेंट वाइज डिडक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट वाइज? तो बोलते हैं डिडक्ट तो होगा। चेक द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। क्या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 एक्सीड करती है? यस, तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। अब चेक पॉइंट क्या है? योर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज द चेक पॉइंट कि इज इट एक्सीडिंग 2,50,000? यस इट इज एक्सीडिंग 2,50,000। अब ये 2,50,000 एक्सीड करती है तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। और अब कब अप्लाई होगा? पेमेंट वाइज। 50,000 पेमेंट, 1 लाख पेमेंट, 2 लाख पेमेंट, पेमेंट वाइज हमारा क्या होता जाएगा? टीडीएस का डिडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? मैम अब ये भी बता दो कि ये टीडीएस डिडक्ट करेगा कौन? हु इज द वन हु विल बी डिडक्टिंग दिस टीडीएस? ये अभी नहीं किया अपन ने, अभी एप्लीकेबिलिटी नहीं की। मैम कौन डिडक्ट करेगा? तो ये है पर्सन हु आर लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। मैम कब डिडक्ट होगा? बोला ना व्हेन यू क्रॉस 2,50,000, बट इस 2,50,000 में जीएसटी की वैल्यू इंक्लूड नहीं हुई। जीएसटी अगर लगाया है, चार्ज किया है, तो एक्सक्लूड दैट वैल्यू ऑफ जीएसटी, चाहे सीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, जीएसटी सेस हो, जो भी हो वो एक्सक्लूड करना। मैम कस्टम और ये सब नहीं, सिर्फ जीएसटी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग 2,50,000। मैम कौन है जो टीडीएस डिडक्ट करेंगे? बोला था ना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। मैम फिर से गवर्नमेंट, यस लोकल अथॉरिटी। मैम गवर्नमेंट एजेंसी। मैम नोटिफाइड पर्सन कौन है? एनी अथॉरिटी और बोर्ड दैट हैज बीन सेट अप बाय द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, या फिर पीएसयू, या फिर सोसाइटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। एक बात बोलूं, मैं सीधी बात नहीं बोलूं बार बार, या तो गवर्नमेंट ने स्टेब्लिश किया है गणेश, किसने स्टेब्लिश किया है? Hello? Video stuck. Yeah, video is post. Yes, stuck.
और कुछ मचा Is it audible? Yes, ma'am. उठो गणेश उठो, कहाँ सो गए थे अभी? चलो so where were we? So basically क्या मैम सबको यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना? नहीं, एज आई सेड ना, गवर्नमेंट ही है, या तो खुद गवर्नमेंट करेगी या फिर एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर नोटिफाइड पर्सन। मैम नोटिफाइड पर्सन कौन है? अथॉरिटी और बोर्ड जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर है एस्टेब्लिश्ड, या फिर वेयर गवर्नमेंट हैज पार्टिसिपेटेड मोर देन 51% और 51%, या सोसाइटी और पीएसयू ऑफ द गवर्नमेंट। सो बेसिकली व्हाट कैन आई से कि यहाँ पे जो भी डिडक्शन करने वाले होंगे वो कौन होगी? दैट विल बी गवर्नमेंट। डिडक्शन कौन करेगा? डिडक्शन विल बी डन बाय गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर?
तो मैम डिडक्शन गवर्नमेंट करेंगे। 2,50,000 के अबाव जाती है लिमिट तब करेंगे, उसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा। 1% in case of CGST, SGST and IGST के केस में 2% we have to consider। मैम और कुछ है इसके अंदर? बिल्कुल है। अभी मैंने क्या बोला, कुछ जगह तो क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कहाँ पे जीएसटी ही नहीं होगा, एंड कुछ जगह पे पर्सन नॉट लायबल टू डिडक्ट टीडीएस, कुछ जगह पे टीडीएस कौन ऐसे पर्सन है जो डिडक्ट नहीं करेंगे, और कुछ जगह आएगा कहाँ पे टीडीएस ही डिडक्ट नहीं होगा। तो पहले इसी पे आ जाते हैं कि व्हेन नो टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड। मैम टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है। मैम टीडीएस डिफेंस वालों को एप्लीकेबल नहीं होता है, उनको स्पेसिफिक एग्जेम्पशन दिया है। जैसे टीसीएस का एग्जेम्पशन गोल्ड के लिए दिया था, वैसे टीडीएस का एग्जेम्पशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है। मैम जिन गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता उस पे भी टीडीएस नहीं लगेगा। मैम जहां पे वैल्यू 2,50,000 क्रॉस नहीं होती वहां नहीं लगेगा। मैम कोई चीज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है तो भी तो मैम वहां पे क्या नहीं लगा सकते, अब जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर सकते। और एक चीज बताओ मैम, जहां पे इनवॉइस टीडीएस के एप्लीकेबिलिटी से पहले ही जनरेट हो गया, या फिर मैम पेमेंट टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के पहले ही आ चुका है, या फिर एडवांस पहले मिल गया, पेमेंट पहले मिल गया, या इनवॉइस पहले जनरेट हो गया है, ये सारे के सारे केस में मैम टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। मैम एक चीज और, मैम अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है तो जैसे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, सिमिलर पेज पे टीडीएस की भी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। मैम व्हाट इफ वी आर पेइंग टू अनरजिस्टर्ड सप्लाई, तो भाई अनरजिस्टर्ड सप्लाई को तो टीडीएस का ही कॉन्सेप्ट नहीं लगता। तो व्हेन अनरजिस्टर्ड सप्लायर इज नॉट लायबल फॉर द टीडीएस एप्लीकेबिलिटी, उसको तो टैक्स ही नहीं लगता तो टीडीएस क्या अप्लाई करोगे? तो इन ऑल द केसेस टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। क्या ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताओ, क्या लिमिट है जब टीडीएस अप्लाई करोगे? 2.5 lakh. 2,50,000. 2,50,000. ठीक है, 2,50,000 के अबाव अगर है तो जीएसटी टू बी इंक्लूडेड, यस और नो? Not. No, ma'am. नहीं होगा। फिर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, टीडीएस Not कॉन्सेप्ट यस? applicable. Not No, applicable. no, it's applicable. मेगा एग्जेम्पशन, Not Not applicable. applicable. invoice has been generated before the applicability of TDS. Not No, applicable. TDS are not applicable. applicable. Then after this, invoice generated पहले या payment received पहले, TDS applicability? Not applicable. No, ma'am. Not applicable. Then इसके बाद 2,50,000 is the limit, Not applicable. not applicable Not because applicable. more than More than 2,50,000. 250,000. Reverse charge mechanism it is getting converted, covered. TDS No, is not ma'am. applicable. Not applicable. Not applicable. पता है क्या, रटने की जगह अगर तुम बस एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो कि ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस इटसेल्फ इज नॉट कमिंग, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग दैट? आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी और मेरे को बताओ, किसको डिडक्ट करना चाहिए टीडीएस? क्या मैं बोलूं? मैं बोलती यस नो बोलना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. यूनियन Yes. टेरिटरी का गवर्नमेंट, Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. then any agency, government agency, Yes. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. PSU, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. Yes. फिर उसके बाद PSU हो गया, और कौन हो सकता है? Establishment. Society. सोसाइटी, Local Yes, ma'am. authority. गवर्नमेंट का Okay. पार्टिसिपेशन 50% है, No, ma'am. No, 51%. More than 50%. तो बेसिकली इट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चल रहा है तो इन दैट केस यस, यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू डिडक्ट द टीडीएस। अब वो बोलते हैं कब टीडीएस ही एप्लीकेबल नहीं होगा, अब वो बोल रहा है कि कब टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही एप्लीकेबल नहीं होगा इन पर्सन पे। किस पे बोल रही हूँ? पर्सन पे। जब पता है क्या, पीएसयू दूसरे पीएसयू को गुड सप्लाई करता है या सर्विस सप्लाई करता है,
मतलब ये जो नोटिफाइड पर्सन है ना, ये आपस में सेल्स परचेस कर रहे हैं, आपस में दे आर डीलिंग, तो भाई एक दूसरे का टीडीएस डिडक्ट करके होगा क्या? एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को देता है तो पीएसयू ही तो लाइबल है फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो जब ये सारे के सारे पर्सन अपने आप में क्या करते हैं, कोई सप्लाई करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, इन दैट केस टीडीएस का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो गुड सर्विस वगैरह एक पीएसयू दूसरे पीएसयू को सप्लाई करेगा, या फिर गुड सर्विस और बोथ यही स्पेसिफाइड पर्सन आपस में एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। कोई डाउट इसमें? चलो, अब ये क्या देके रखा है मैम, वो ड्यू डेट वगैरह चाहिए कि नहीं, वही तो है ये मैम। सबसे पहले अकाउंट ऑफ सप्लायर, मैम सपोज टीडीएस हमने डिडक्ट किया, कौन डिडक्ट करता है मैम? बायर डिडक्ट करता है टीडीएस। तो जैसे ही टीडीएस डिडक्ट होगा तो कहाँ पे दिखेगा? तो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अब तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट पता है? नहीं पता। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक होता है लायबिलिटी रजिस्टर। ये कहाँ है मैम? पेमेंट ऑफ टैक्स में। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कितने तरह के होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, सुनो बस ध्यान से, वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मतलब जो तुम कैश पेमेंट करते हो मैम, टीडीएस इज काइंड ऑफ कैश पेमेंट ओनली। यस, तुमने बायर को पे कर दिया, बायर ने जाके गवर्नमेंट को पे कर दिया, दैट इज काइंड ऑफ कैश पेमेंट। कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? यू हैव पेड थ्रू कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। मैम व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर? जितना जीएसटी पे करके तुम्हारा आईटीसी इकट्ठा होता है ना, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी हो गई है वो, क्योंकि इट इज योर आईटीसी, तुम्हारा आईटीसी है, तुम्हारा एसेट हो गया है वो, क्योंकि तुम जीएसटी पे कर रहे हो और बोल रहे हो मुझे आईटीसी चाहिए। फॉर यू इट इज असेट, पर गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी है ना ये आईटीसी। तो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मैम व्हाट इज लाइबिलिटी रजिस्टर? तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, तुमको कितना जीएसटी पे करना है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ तुमको? कैसा बोलना है? क्या मैं तुम्हें ये चीज बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये बताएगा तुम्हारे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर बताएगा तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से तुम क्या कर दोगे? रिमेनिंग पे करोगे। कैन आई से दिस? क्या ये बात समझ में आई? लाइबिलिटी बताएगा तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बताएगा कि तुम्हारा आईटीसी कितना अवेलेबल है, अब जो पे करना है रिमेनिंग तुम कहाँ से पे करते हो? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से। क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं ना Yes मैम, or no? नो मैम। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर आके हमको ये बताएगा कि हम आगे कितना कैश यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? पेमेंट के लिए कैश यूज कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। ना सही बोल रही हूँ मैं, वो इट इज नॉट इनकरेक्ट, सही है वो, कि जो रिमेनिंग है वही तो तुम कैश के थ्रू पे करोगे ना, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से वही तो पे करोगे। अब जो बच गया, तुमको 10 लाख पे करना था, 3 लाख तुम्हारे पास आईटीसी है, 7 लाख यू विल पे थ्रू कैश ना, तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये कैश लेजर से पे होगा। मैम आईटीसी तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रहेगा ना मैम। हाँ तो वही तो है अब्दुल, कहाँ ध्यान देता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इज डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। But you can utilize this ITC for the payment of GST. वही तो करते हैं अपन। अभी तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, बट ITC you can utilize for the payment of GST. GST पेमेंट के लिए यूटिलाइज करोगे और आफ्टर यूटिलाइजेशन जो बचा हुआ अमाउंट है वो कैश से पे होता है। ठीक है, तो मैम अगर हमने टीडीएस डिडक्ट करवाया, बायर हैज डिडक्टेड टीडीएस, तो वो क्या बोल रहा है कि वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, यहाँ पे जाएगा। अब मैम ये कैश लेजर में जो जाएगा, इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ये कैश लेजर को यूज करते हो तुम टैक्स पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, फीस या कोई भी अदर अमाउंट पे करने के लिए यूज करते हो।
इस पे अभी ज्यादा फोकस इसलिए मत करो बिकॉज पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर इज पेंडिंग। मैम ये कब तक पे हो जाना चाहिए टीडीएस टू गवर्नमेंट? ये कौन सी डेट है? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मैं टीसीएस की डेट भूल गई, कोई बताना टीसीएस कब तक पे होना था? Same data, ma'am. 10th of next 10th month. of the next month. Next. इधर भी 10th और कहने से कि तुम्हारा टीसीएस का भी क्या है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, दोनों सेम है। अंडरस्टूड? अब ये छोटा सा क्या है, मैनर ऑफ अकाउंट ऑफ टीडीएस बाय डिडक्टर। तो बोलता है डिडक्टर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अरे मैम याद आ रहा है कुछ तो आप बोल ही रहे हो बार बार, कब से कंपलसरी? तो जैसे टीसीएस कलेक्शन वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वैसे ही टीडीएस वाले का भी रजिस्ट्रेशन क्या है, कंपलसरी। अंडरस्टूड? क्या ये बोल दिया मैंने? अभी वापस समझाया था क्या कि वॉट एवर अमाउंट यू हैव डिडक्टेड वो किस में रिफ्लेक्ट होता है, सप्लायर के कैश लेजर में। अब जब जब टीडीएस डिडक्ट होता है ना, तो बायर को टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना होता है। बायर को क्या करना होता है? टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होता है। और वो सर्टिफिकेट कितने दिन में इशू करना होता है? विद इन 5 days ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस। अगर वो 5 days में डिडक्ट नहीं करता तो 100 रुपीज पर डे की पेनल्टी, मैक्सिमम 5000 तक। अंडरस्टूड? आया? ये अभी नहीं करते, ये हम कल कर लेंगे। सो बेसिकली कहना है से सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर छोड़ के या टीडीएस इज आल्सो ओवर। तो कल पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, टीडीएस टीसीएस का रिवीजन, जॉब वर्क का रिवीजन, 3 चीजों का रिवीजन वी विल डू, एंड देन क्वेश्चंस ऑफ टीडीएस टीसीएस। और फिर अगर टाइम बचता है तो रजिस्ट्रेशन वी विल स्टार्ट, अदरवाइज नेक्स्ट डे पे हमारा रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके चलो, तो 8:30 अब लेट मत होना। सफिशिएंट टाइम आई हैव गिवन, हाफ एन आवर इज मोर देन सफिशिएंट, डू नॉट गेट लेट। ठीक है? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.